साथियों, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं भूपेन सर ब्लॉग में। और जैसा कि आप जानते हो यूपी पुलिस के लिए इसके अलावा और भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं जिनमें हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा कर रही है। उसमें आप लोगों के लिए तैयारी करें और जरूर बताएंगे क्लास कैसी लगी। हम शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास थोड़ा फास्ट होने वाली है और ज़्यादा प्रश्न है, तो आज आप लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा बहुत सारे प्रश्नों का। प्रश्न जरूर बताइएगा आपको कैसे लगे, ऐसे ही आपको प्रश्न एग्जाम में आपके मिलने वाले हैं। तो चलिए पहला ही प्रश्न देखते हैं बच्चे। पहला प्रश्न का आंसर सभी लोग लगाएंगे। प्रश्न बड़ा शानदार है, लिखा है मैथिल कोकिल के नाम से किसे जानते हैं। हम सब जानते हैं कि मैथिल कोकिल किसे कहते हैं, तो विद्यापति को कहते हैं। बेटा विद्यापति मिथिला के थे, बिहार में पड़ता है मिथिला का क्षेत्र, और इसीलिए इनको ये मैथिल भाषा के बहुत अच्छे कवि थे, इसलिए इनको मैथिल कोकिल की उपाधि प्राप्त है। ध्यान रखना बेटा, है ना। विद्यापति के द्वारा जो कविताएं लिखी गई उनमें कीर्ति लता बहुत फेमस है। प्रश्न आता है कीर्ति लता रचना किसकी है, तो बता देना विद्यापति की है। मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं बच्चे। अगला प्रश्न क्या लिखा है, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है बच्चे, भूषण के काव्य में किस गुण की प्रधानता आपको मिलती है सबसे ज्यादा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि भूषण के काव्य में सबसे ज्यादा जो गुण मिलता है या जो रस मिलता है वो वीर रस होता है। हम सब जानते हैं कि भूषण जो है वो वीर रस की कविताएं करते हैं। तो बच्चे जहां वीर रस की बात आती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वीर रस के अंदर कौन सा गुण आता है, काव्य गुण आता है। तो इसके अंतर्गत आता है आपका ओज गुण। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है रीति काल का समय क्या है। तो देखो हम ये जानते हैं कि हिंदी का, हमने ये देखा है कि हिंदी का जो काल विभाजन है वो कितने टाइप से किया गया, 4 टाइप से किया गया है। सबसे पहले वाला जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा आदिकाल, आदिकाल कहलाता है। फिर कहलाता है हमारा भक्ति काल, फिर कहलाता है हमारा रीति काल, और चौथा जो है वो कहलाता है आधुनिक काल। ठीक है, चौथा जो कहलाता है वो आधुनिक काल। इस प्रकार से आप देखोगे तो हमारे 4 काल हो गए। 4 कालों में से जो रीति काल का जो सन है वो बच्चे कौन सा है हमारा, तो वो है ऑप्शन डी। तो अगर आप तीसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी लगाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ साथियों। और बहुत ज्यादा मढ़ नहीं हो गया, हाँ। अगला प्रश्न साथियों आपका ये रहा, एक बार देख लीजिएगा, बड़ा ही शानदार प्रश्न लग रहा है मुझे। और प्रश्न लिखा हुआ है साथियों, प्रश्न बड़ा ही शानदार है। देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ है कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी गुलाब राय, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यह कथन कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है भयानक रस। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है, तो देखते हैं साथियों इसका आंसर क्या होगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो जो भयानक रस है, हमें आपको बता दूं बच्चे कि जहां भय का भाव होगा, जहां भय का भाव होगा वहीं भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो सीधा सीधा आपको जिसका जो आंसर है बच्चे वो क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या आंसर दे रहा है इसमें। अगला प्रश्न बच्चे जो है, अगला प्रश्न जो है सातवां प्रश्न हमारे सामने है। और सातवां प्रश्न बच्चे क्या कह रहा है देख लीजिएगा एक बार। निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। सेवा सदन तो मुंशी प्रेमचंद का, ये तो हमने पढ़ा रखा है ना। कर्मभूमि भी मुंशी प्रेमचंद का है, और गोदान भी मुंशी प्रेमचंद का है। एक प्रश्न आता है बेटा कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम है वो धनपत राय है। क्या नाम है बच्चे इनका, इनको धनपत राय की उपाधि प्राप्त है, या इनका नाम जो धनपत राय भी है। साथियों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रलेखा। क्यों, क्योंकि चित्रलेखा जो उपन्यास है वो भगवती चरण वर्मा का है। तो आंसर क्या लगा देना, ऑप्शन सी लगा देना। मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ, देखते हैं कि सातवां प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। सातवां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है साथियों। तो जो सातवां प्रश्न है साथियों वो आपके सामने है, और मैं आपके सामने जो सातवां प्रश्न है साथियों रख रहा हूँ। सातवां प्रश्न तो हो ही गया था। आठवां प्रश्न साथियों आपके सामने है, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। हिंदी शब्द किस भाषा की देन है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी शब्द, शब्द की बात हो रही है, हिंदी भाषा की बात नहीं हो रही है। और जहां शब्द की बात होगी तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी जो शब्द था
वो फारसी भाषा से आया था। किस भाषा से आया था? फारसी भाषा से आया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना। फारसी भाषा का शब्द है। कभी भी प्रश्न आए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है तो बताना फारसी भाषा का शब्द है साथियों। अगला देखते हैं बच्चे प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, नौवां प्रश्न, वो क्या कह रहा है? नौवां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है साथियों? आपके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी रामविलास वर्मा। कमेंट करके बताइए प्यारे साथियों, आंसर इसका क्या होना चाहिए था? आंसर इसका क्या होना चाहिए था? एक बार सारे के सारे विद्यार्थी जो है वो जरूर कमेंट करके बताएंगे। बड़ा ही मजेदार आंसर होने वाला है। एक बार जो सब लोग हैं वो एक बार कमेंट जरूर कर देंगे बच्चे, फटाफट से देखें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया एक कथन है कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। 10वां प्रश्न देखते हैं बच्चे। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न बड़ा शानदार है, लिखा हुआ है एक अलंकार है, एक अलंकार पूछा गया है, लिखा है या अनुरागी चित्त की गत समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। बच्चे इस प्रकार के अलंकार में प्रश्न पूछ लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो बच्चे जब भी आपको ऐसा लगे कि जहां या अनुरागी चित्त की यानी प्रेम के चित्त की कोई गति नहीं समझ सकता, जिसमें जितना जो बूढ़े श्याम रंग यानी बूढ़े का मतलब होता है, जो जो इसमें बूढ़े का मतलब होता है अंदर जाना, इसमें समझना, त्यों त्यों उज्जवल हो। जैसे जैसे आप श्याम रंग में चले जाते हो, जैसे जैसे कृष्ण भगवान की भक्ति में चले जाते हो, वैसे वैसे आपका मन, आपकी आत्मा जो है वो उज्जवल हो जाती है। तो यहाँ आप देखोगे कि देखने में आपको लग रहा होगा कि विरोध सा हो रहा है, देखने में आपको लगेगा कि निगेटिविटी आ रही है, लेकिन यहाँ जो है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पॉजिटिविटी है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार की इसमें धारणा आती है। तो आंसर इसका बच्चे क्या लगाएंगे? हम लोग सी लगाएंगे। 11वां प्रश्न जैसे हमारे सामने आया, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न बड़ा ही शानदार है, लिखा है भोजपुरी इनमें से कहाँ बोली जाती है? तो भैया बनारस में होकर आया हूँ, अभी काशी गया था घूमने, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बहुत ही प्यारी जगह है। पहले इसका नाम आनंद वन था, प्रश्न कभी कभी आ जाता है, तो आनंद वन कहते थे काशी को। और यहाँ आप देख सकते हो बनारस में भी, गाजीपुर में, गोरखपुर, इन सभी जगह हम भोजपुरी को सुनते, बोलते और समझते देख लेते हैं। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं 11वें प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ, देखते हैं कि 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न और मजेदार है, लिखा हुआ है कैंची शब्द किस भाषा का है? तो बच्चे याद रखना, कैंची शब्द की बात करें, कैंची शब्द की बात करें या कुली शब्द की बात करें, कुली शब्द की बात करें, है ना, या तोप शब्द की बात करें, या उर्दू शब्द की बात करें, उर्दू भी, या इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कालीन शब्द अगर कहीं मिल जाए आपको, या आपको कहीं लिखा मिल जाए बारूद शब्द लिखा मिल जाए, या दरोगा शब्द लिखा मिल जाए, तो ये सारे के सारे शब्द जो है वो तुर्की भाषा के होते हैं। तो आंसर क्या लगा देना? बी आंसर लगा देना, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न है, और 13वां प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है बच्चे, अवधि का प्रारंभिक रूप हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो अवधि का प्रारंभिक रूप हमको देखने को मिला जायसी के द्वारा, और जायसी ने पद्मावत में अवधि को एक बहुत ही शानदार तरीके से रखा। तो आंसर ऑप्शन सी लगा देंगे। जरा 14वां प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 14वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है बच्चे, इनमें से राज्यों में अंग्रेजी किस भाषा की राजभाषा है? तो किस राज्य की, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ की जो लैंग्वेज है, जहाँ की जो राजभाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। तो बच्चे मिजोरम में भी राजभाषा अंग्रेजी है, मणिपुर की भी राजभाषा अंग्रेजी है, और नागालैंड की भी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, राइट। चलिए जरा 15वां प्रश्न करके दिखाइए। 15वां प्रश्न भी आपके जैसा ही है। 15वां प्रश्न कह रहा है बच्चे, 15वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है? कॉपी है, अपील है, रेल है, तीनों है, सारे हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। और ऑल किस में है? ऑप्शन डी में है। जरा 16वां प्रश्न देखें क्या लिखा हुआ है। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का है? अरबी भाषा समझते हो ना, उर्दू, अरबी, फारसी, ये 3 भाषाएं होती थी, इनके शब्द कुछ कुछ मिले जुले होते हैं, थोड़े बहुत जो हैं उनको हम सीखने का प्रयास करेंगे, उनको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो बच्चे याद रखना, यहाँ पर तोप शब्द मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था, तुर्की का है, तो इसको तो लिखना ही नहीं है, ये तो तुर्की का हो गया। ठीक है, तनख्वाह शब्द फारसी का होता है, तनख्वाह शब्द क्या है? फारसी का है। मलाई शब्द भी फारसी का है, तो ये दोनों तो लिखना ही नहीं है। अब हमारे पास आंसर क्या बचेगा? ऑप्शन ए लगा देना,
16वें प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, यानी तारीख शब्द जो है वो फारसी का है। कहते हैं ना, सन्नी देओल भी कहता है तारीख पे तारीख, ये वही तारीख शब्द है। ये बड़ा मजेदार प्रश्न है। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताओ, ग्रहकट में समास कौन सा होगा? ग्रहकट का विग्रह होता है ग्रह को काटने वाला, ग्रह को काटने वाला, काटने वाला। और इसमें जो समास होता है बच्चे वो होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है प्यारे साथियों? तत्पुरुष समास होता है। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रह और कट। तो इसका मतलब ये संकर शब्द है दो अलग अलग भाषाओं से। ग्रह जो है वो शब्द फारसी का है और कट हिंदी का है। तो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बना है इसलिए इसको क्या कहा गया है? संकर शब्द कहा गया है। तो ग्रह कट का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन बी हो जाएगा। 18वें प्रश्न की बात करें तो हम सब जानते हैं कि चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय हम सब जानते हैं चीनी भाषा का शब्द है। देखिए चीनी की जब हम बात करते हैं तो चाय लिखा हो या चीकू लिखा हो, है ना, या लीची लिखा हो, है ना, या चीनी लिखा हो, स्वयं चीनी लिखा हो, है ना, या तूफान लिखा हो, इस प्रकार के सारे शब्द जो है वो कहाँ से आते हैं? चीनी भाषा से आते हैं। अगला प्रश्न बच्चे आपके सामने है, बाल्टी किस भाषा का शब्द है? हम सब जानते हैं कि बाल्टी हुआ, तौलिया हुआ, है ना, तौलिया हुआ, अचार हुआ, खाने पीने की चीजें जैसे आलू हुआ, आलू लिखा हो, कहीं पपीता लिखा हो, है ना, कहीं अनानास लिखा हो, नारंगी लिखा हो, ये जो सारे शब्द हैं वो पुर्तगाली भाषा के हैं। तम्बाकू लिखा हो, है ना, तंबाकू लिखा हो, तो तंबाकू शब्द, तो ये सारे शब्द जो है वो किस भाषा के हैं बच्चे? पुर्तगाली भाषा के हैं। तो आंसर डी लगा देना। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा तो क्या लगाओगे बच्चे? कमेंट करके बताना। 20वें प्रश्न का आंसर सभी लोग देंगे, फटाफट से देना था, जल्दी जल्दी। देखिए हमारे पास समय कम बचा है, ये आप सब जानते हैं। हमारे पास समय कम बचा है इसलिए आप थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब हम चाहते हैं कि बस हमारा रिवीजन होता जाए, हमारे नजरों के सामने प्रश्न आए और हम उसकी प्रैक्टिस करें और तुरंत आंसर देते हुए चले जाए और हमारे आंसर सही होते चले जाए, है ना। इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि 35 से 40 मिनट में आपको मैं लगभग 80 प्रश्न खत्म कराने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ, है ना। 20वां प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है बच्चे कॉमन नहीं, प्रॉपर नाउन, अर्थात ऐसी कोई भी संज्ञा जो निश्चित हो उसको, जैसे शिक्षक निश्चित नहीं है, बहुत सारे होते हैं, ये तो नहीं होगा। विद्यार्थी भी नहीं और मंत्री भी नहीं, सबका आंसर ये सेम होगा। आंसर 20वें प्रश्न का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें 21वां बच्चे, सार्वनामिक विशेषण याद रखना कहाँ आते हैं? तो हमेशा संज्ञा से ठीक पहले आने वाले जो सर्वनाम होते हैं, संज्ञा के ठीक पहले आने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? और ऐसा लिखा है ऑप्शन ए में। ध्यान से देखिए, संज्ञा के पहले आते हैं उनको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जरा, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे? लिखा है निष्ठुर शब्द में कौन सी संधि है? तो बच्चे निष्ठुर का जब विग्रह करते हैं तो मूलतः ये शब्द बनता है निधन ठुर। क्या बनता है बच्चे? निधन ठुर। अर्थात यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको विसर्ग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा प्यारे साथियों? विसर्ग मिल जाएगा। इससे ये तय होता है कि यहाँ पर गुरुजी विसर्ग संधि होगी। तो इसका जो आंसर है वो बी 100% करेक्ट हो जाएगा। संधियां नहीं पढ़ी तो आप मेरी उपेंद्र सर हिंदी और संधि का जो भी पाठ पढ़ना है स्वर संधि डाल दोगे या संधियां डाल दोगे तो मैं आपको वाईटी पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, है ना। 23वां प्रश्न देखिए बच्चे क्या लिखा है, निम्न में से स्त्री शब्द बताना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मित्र अच्छा होता है तो ये तो पुल्लिंग है। कृपा की ये स्त्रीलिंग है। कार्य अच्छा किया, उपहार दिया ये भी पुल्लिंग है। यानी आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। किस किसने लगाया था ऑप्शन बी? सारे के सारे कमेंट करेंगे। जरा 24वें प्रश्न का आंसर बताओ, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? सही बहुवचन का जोड़ा नहीं है। डिबिया का डिबिया बनता है, नीति का नीतियां, बात का बातें, लेकिन आदत का आदतें बनता है, लेकिन आदतन नहीं बनेगा। तो बी आंसर जो है वो गलत है। चला चले 25वां प्रश्न करके दिखाओ बच्चे किस किस का सही है। 25वां प्रश्न किस किस का सही है? निम्न में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो कुशल का मतलब निपुण होता है, प्रवीण होता है, पटु होता है, लेकिन वंचक नहीं होता। वंचक का मतलब होता है जिसके अंदर छल कपट हो, जिसके अंदर झूठ बोलने वाला हो, जो धोखा देने वाला हो, उसको हम वंचक कहते हैं। तो बी डी आंसर इसका हो जाएगा। 26वां प्रश्न बताओ, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? भाई विग्रह करोगे तो क्या विग्रह बनेगा? अकाल से पीड़ित। तो विभक्ति में क्या आया बीच में? से। और भाव क्या है? अलग होने का भाव है या पास जुड़ने का? तो जुड़ने का भाव है। तो आंसर जब विभक्ति में कारक चिन्ह आ जाए,
जब कारक चिन्ह आ जाए तो वहां कौन से समास होते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं। तो आंसर क्या लगाएंगे प्यारे साथियों? सी लगाएंगे, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न बच्चे लिखा हुआ है रित और ऋतु में अर्थभेद बताना है। देखिए रित अगर कभी भी ऐसे लिखा मिले आपको तो इसका मतलब होता है सत्य, समझना जरा। और अगर ऋतु का मतलब मौसम होता है तो सत्य और मौसम कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है बच्चों? सत्य और मौसम लिखा हुआ है ऑप्शन डी में। आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को? तो चलिए एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जब भी मेरे 1K हो जाएंगे देन उसके बाद में लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, फिर हम लोग लाइव पढ़ा करेंगे और वो भी डिजिटल बोर्ड के साथ, ठीक है। तो चलिए अभी लेकिन हाँ मैं इतना समय नहीं है कि मैं सारा सेटअप जमाऊं और फिर आपका एग्जाम निकल जाए। मैं चाहता हूं कि अगर आपका एग्जाम इसी मंथ है तो पूरी दम से मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रश्न ऐसे ही लाते रहूं। मुझे किसी भी प्रसंसाधन या कह सकते हो संसाधन की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जितने अभी आवश्यक संसाधन है मैं उनसे क्लास आपकी ले रहा हूं और मुझे बड़ी प्रशंसा है कि आप लोगों से एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 27वां प्रश्न करें? 27वां तो कर लिया। 28वां प्रश्न करते हैं और 28वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से बताना है शोध शब्द कौन सा है। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी पूछी है तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से उज्ज्वल जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उज्ज्वल के अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो जा है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये जो जा है वो दोनों ऐसे बना देते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। यही गलत हो जाता है। हमें अगर बनाना ही है तो ऐसे लिखना पड़ेगा जा, यानी दोनों जा जो है वो हमारे आधे आधे होने चाहिए। कौन कौन ऐसे कर पाया? जो बच्चा ऐसे लिखेगा उसका बिल्कुल सही होगा और उसको 2 अंक मिलेंगे एक प्रश्न सही करने के, है ना। और वो बनेगा वर्दीधारी। मैं चाहता हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार मेरे खूब सारे बच्चे ज्वाइन करें, खूब सारे बच्चे लगे, क्योंकि मैं जब भी यूपी में घूमने जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे प्यारे बच्चे मिलते हैं। और कभी भी जाऊं कहीं घूमने तो बहुत सारे ड्यूटीज पे लगे मिलते हैं, बोलते हैं सर नमस्ते, हमने आपकी क्लास ली थी, हम आपसे पढ़े थे, तो बड़ा एक गर्व महसूस होता है। तो चलिएगा इस प्रश्न के बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 29वां प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों 29वां प्रश्न कह रहा है सदैव में संधि कौन सी है? तो देखो दा पे कौन सी मात्रा लगी है गुरुजी? आई की मात्रा लगी है। बेटा जब भी आई की मात्रा आपको दिखाई दे या फिर ये वाली मात्रा दिखाई दे, हमेशा वहां पर आपको वृद्धि स्वर संधि लगानी होती है। तो इसमें ये तो पता चल गया वृद्धि स्वर संधि है। अब वृद्धि स्वर संधि का नियम है कि आई की जो मात्रा है वो बनती है आ प्लस ए से। अब ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, या बड़ा आ भी हो सकता है, ये बड़ी ए भी हो सकता है, लेकिन बनेगा क्या? आई। देखो जरा सदाधन एव, तो एव ऐसे नहीं लिखा जाता, सदाधन एव ऐसे लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सदाधन एव से संधि बनी हुई है। सदा शब्द ऐसे सद नहीं होता, सदा शब्द होता है, और एव नहीं होता, एव होता है, तो एव लिखा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लगा देना। जरा तीसरा प्रश्न देखो। 30वां प्रश्न, 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? मुंह से फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ। मुंह से फूल झड़ने का मतलब होता है बहुत मीठा बोलना। जब क्या बात है, आज आपके मुंह से बड़े फूल झड़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, कबीर के गुरु कौन थे? हम सब जानते हैं, आचार्य रामानंद कबीर के भी गुरु थे और ये संत रैदास के भी गुरु थे। याद रखना, ये रैदास जी के भी गुरु थे, कबीर जी के भी गुरु थे रामानंद, ठीक है। 32वां प्रश्न, 32वां प्रश्न, संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? संत कवियों ने नारी को कहा है माया। माया कहा है, क्या कहा है साथियों? माया कहा है। तो आंसर इसका भी सी लगा देना, सही हो जाएगा। जरा देखते हैं 33वां प्रश्न क्या कह रहा है। रचना और उसकी भाषा में कौन सा विषम संयोजन है? आपको बताना है विषम, गलत जोड़ा बताना है। पद्मावत किस भाषा में लिखी है? अवधी में, सही बात है। रामचरित किस भाषा में लिखी है? मैंने कल ही पढ़ाया था कि रामचरित मानस की भाषा अवधी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी। ये प्रश्न पहली बार पिछले आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको याद कर लेना। सूरसागर भी ब्रज भाषा में लिखी है और ये दोनों ही हमारे सूरदास जी ने लिखी हुई है, यह भी आपको याद होना चाहिए था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं 34वां प्रश्न हमसे क्या अपेक्षा रखता है। इनमें से किसने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा था? हम सब जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा था और रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा था। 35वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है बच्चे। सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक जो भाषा थी उसको क्या कहा जाता था? तो याद रखना, सिद्ध कवियों की जो प्रतीकात्मक भाषा थी उसको संधा कहा जाता था, यानी आंसर क्या लगा देना? ऑप्शन बी। चला देखें 35वां प्रश्न क्या कहता है। 35वां प्रश्न बच्चे आपसे कह रहा है कृष्ण भक्त कवियों में किसे वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है? भाई हम सब जानते हैं कि सूरदास जी को
सूरदास जी को क्या मानते हैं हम लोग? वात्सल्य रस का सम्राट मानते हैं। आंसर ए लगा देना, 100% सही होगा साथियों। चलो चलो जरा 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न करके दिखाओ भैया, कौन कौन कर पाएगा। देखो 37वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारतेंदु युग की समय सीमा आपको बतानी है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या थी? 1850 से 1950। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लगा देना, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, अगर आपने मेरी क्लास पहले भी ली है तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि गुरुजी सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। और इसके संपादक कौन थे? तो ये भी पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो लिख लीजिएगा, महावीर प्रसाद जी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, याद रखना है ना। तो 38वें प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। 38वें प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे 39वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये तय करेगा। 39वें प्रश्न की बात करूं, अंधेर नगरी नाटक किसका था? तो हम सब जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया ये नाटक था। 40वां प्रश्न देखें बच्चे, 40वां प्रश्न क्या कहेगा? अंधा युग। प्रश्न बड़ा अच्छा है, अंधा युग नाटक के रचनाकार कौन है? तो सॉरी, नाट्य रचना कैसी है? ये क्या नृत्य नाट्य है? नहीं। गीत नाट्य है? नहीं। रूपक है? नहीं। ये प्रहसन है, और प्रहसन का मतलब होता है किसी पर हंसना। अगला देखते 41वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे? 41वां प्रश्न कह रहा है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो हम सब जानते हैं हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर भी क्या लगा देना? ऑप्शन डी लगा देना। ठीक है, तो 41 प्रश्न का आंसर सबका डी आ गया भाई। चलो देखते हैं जरा बताओ बच्चे 42वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये रहा आपका 42वां प्रश्न। लिखा है कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करने वाले प्रसिद्ध छायावादी कवि कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, या मुकुटधर पंडित, जयशंकर प्रसाद, या निराला जी। तो याद रखना, कलाधर उपनाम से जो कविताएं करते थे उनका नाम था जयशंकर प्रसाद। ये कल भी प्रश्न मैंने बता दिया था। 43वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है बच्चे। 43वां प्रश्न और मजेदार है, लिखा है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। पंक्ति के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, सी महादेवी वर्मा, या आपका ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं आपको बता दूं कि यह जो पंक्तियां हैं वो मैथिली शरण द्वारा कही गई हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। किस किस ने इसका आंसर बी लगाया है कमेंट करके जरूर बताना। 44वां प्रश्न बच्चे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सभी लोग इसका जवाब देंगे। थोड़ा फास्ट फास्ट चलिएगा मेरे साथ साथ। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? हम सब जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। तो आंसर सी लगा देना। अगला प्रश्न बताओ बच्चे, आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया गया था? 10 वर्ष नहीं गुरुजी, 12 वर्ष नहीं, अनिश्चितकालीन नहीं, 15 वर्ष के लिए ये कहा गया था कि भैया सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी रहेगी, फिर हम उसको हिंदी कर देंगे, जो कि आज तक चली आ रही है। जरा 46वां प्रश्न बता के दिखाओ। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, या पाए बोराए, या जग। साथियों यहाँ आप देखोगे 2 बार एक शब्द की आवृत्ति हुई है, कनक कनक। समझ में आया? कनक कनक की बच्चे जहां 2 बार आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, जैसे पहले कनक का अर्थ क्या है? कनक कनक, या खाए बोराए नर। पहला कनक हो गया तुम्हारा गेहूं या आटा या खाना, कुछ भी मान लो। और दूसरा सॉरी, यहाँ पर कनक खाए की बात करूं तो धतूरा, यहाँ खाने की बात होगी धतूरा। और जब पाने की बात हो रही है तो इस कनक का, दूसरे वाले कनक का अर्थ हो जाएगा सोना। तो बच्चे देखो, एक जब भी किसी शब्द की आवृत्ति हो 2 बार और अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो आंसर सी लगा देना। क्या लगा देना बच्चा? आंसर सी लगा देना। 47वां प्रश्न बताओ, रस और उसके स्थायी भाव में से कौन सा गलत है? हास्य रस का स्थायी भाव अद्भुत का भय नहीं होता है, अद्भुत का होता है विस्मय। क्या होता है बच्चे? या तो विस्मय होगा या आश्चर्य होगा। रौद्र का क्रोध होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन बी गलत था माफ कीजिएगा। 48वां प्रश्न देखिए बच्चे, मुझसे यह काम न होगा वाक्य में कौन सा कारक है? तो मुझसे, मुझसे लगा हुआ है, यह काम न होगा वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चे आंसर क्या लगा देना? करण कारक लगा देना। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कोयल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कोयल तो पक्षी का नाम है,
और सभी पक्षियों के नाम, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं वो सब जातिवाचक में आते हैं। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 49वें प्रश्न का आंसर मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जो कांस्टेबल बनने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी लेने वाले हैं, उन सभी का आंसर ए होना चाहिए था। कमेंट जरूर करना कि 49वें प्रश्न का आंसर किस किस का सही है। हम बढ़ते हैं अपने 50वें प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है। तो मैं बता दूं कि अंग्रेजी जो है प्यारे साथियों, अंग्रेजी जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। यह भी आपको पता होना चाहिए, फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो आंसर बच्चे डी किस किसने लगाया 50वें प्रश्न का, इसका भी जवाब देके जाना। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है इनमें से कौन सा योगरूढ़ शब्द है। ब्रह्मा, लंबोदर, असुर और आवास। तो याद रखना योगरूढ़ शब्द का मतलब होता है बहुव्रीहि समास। सबको पता है ना, बहुव्रीहि समास होता है। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा बहुव्रीहि समास ब्रह्मा में है, असुर में है, आवास में नहीं, लेकिन लंबोदर में है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको जो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी। 52वां प्रश्न देखते हैं। 52वां प्रश्न कह रहा है आवास और आभास में अर्थभेद बताना है। आवास का मतलब होता है घर या मकान, और आभास का मतलब होता है जैसे हमें होता है ना आभास हो गया किसी का, झलक। तो आंसर क्या लगा देना, सी लगा देना, ये सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न देखें, चिड़ीमार। तो चिड़ीमार किसे कहते हैं, चिड़ियों को मारने वाला, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो आंसर बी। 54वां प्रश्न आ गया, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। ब्रज, वज्र लिखा है, भगदड़, बसंत और सींग। सींग लगा, ये तो पुल्लिंग है। बसंत ऋतु, भगदड़ मची, वज्र चला, बसंत ऋतु का महीना। तो भगदड़ मची, मुझे लगता है भगदड़ शब्द जो है वो पुल्लिंग नहीं है, बी आंसर लगा देना। 55वां प्रश्न क्या कह रहा है, 55वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से 55वां प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, क्या ये आशीर्वाद सही है, गलत। क्या ये आशीर्वाद सही है, गलत। ये सही है और ये भी सही है, यानी का और गा दोनों ही सही हैं। आशीर्वाद लिखने की सही कला ही यही है, इस प्रकार से आशीर्वाद शुद्ध लिखा जाता है। तो 55 का आंसर लगा देना, दोनों हो जाएंगे। 56वां प्रश्न क्या कह रहा है ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। 56वां प्रश्न कह रहा है कविंद्र में कौन सी संधि है। कविंद्र में आपको दिख रहा होगा बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो सीधा सीधा आंसर लगा दोगे, दीर्घ संधि है। बोलो श्री राधे। 57वां प्रश्न आपके पास आएगा तो कैसे करोगे, 57वां प्रश्न मान के चलो आपके पास आया, कैसे करोगे 57वें प्रश्न को। तो मान के चलिए 57वां प्रश्न लिखा है यद्यपि का संधि विच्छेद करना है। यद्यपि में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ या के ठीक पहले आधा दा जुड़ा हुआ है, तभी ये यद्यपि बना है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब भी या वा के ठीक पहले कभी भी आधा अक्षर आएगा तो वहां हमेशा यण स्वर संधि होती है। कौन सी स्वर संधि होती है बच्चे, यण स्वर संधि होती है। और यण स्वर संधि में जब भी या को हटाओगे तो ई की मात्रा आएगी। तो ई की मात्रा कहाँ लगी है, इसमें लगी है क्या, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें लगी है, ये भी आंसर नहीं होगा। आपके आंसर या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब आप यहाँ देखिएगा कि यदि ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन बी वाले में जो यदि लिखा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर यदि ऐसे नहीं लिखा जाता तो सीधी बात है आप जो कह रहे हैं वो सही है भैया, मैंने आपकी बात मान ली और आंसर बी लगा दिया। जरा अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 58वां प्रश्न है बच्चे, लिखा हुआ है अज्ञे कितने वर्ष के लिए जेल गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं अज्ञे, और ये 4 वर्ष ये जेल के लिए गए थे। और इसके बाद जो प्रश्न आएगा बच्चे वो आ रहा है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चे, लिखा हुआ है चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ। चांदी का जूता का मतलब होता है बच्चे रिश्वत देना, मुझे लगता है रुपए से काम कराना। रिश्वत का मतलब होता है रुपए से काम कराना। तो इसका सभी लोग जो आंसर है वो ऑप्शन बी लगाएंगे, है ना। गा लिखा लिखा रहने दो, बी आंसर आप लोग लगा लेना। डन। चलिए 61वां प्रश्न देखें थोड़ा सा। आइए 61वां प्रश्न क्या कह रहा है,
लिखा है इनमें से कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है, हम सभी जानते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। केशव दास को क्या कहते हैं, हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सवाल भी आपको कुछ मिलेंगे सरल सरल से। बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे, तो याद रखना ये महाराजा जय सिंह के आश्रित कवि थे, इनके राज दरबारी कवि थे कवि बिहारी लाल, जो कि रीति काल के कवि है, ये मत भूलना, कभी भी सुन लो बेटा, रीति काल के कवि है और ब्रज भाषा के कवि हैं, ये दोनों चीजें याद रखना। चलो 64वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, पंक्तियां किस कवि की हैं, तो बच्चे ये पंक्तियां जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त की हैं, जिन्हें हम प्यार से दद्दा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो बच्चे यह जो नारा है वो दिया था आपके प्रताप नारायण मिश्र ने, यानी आंसर आपका हो जाएगा डी। तो 65वें प्रश्न का आंसर भी आपको डी लगाना था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आंसर आप लोग लगा पाते हैं, मैं देखता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, 67वां प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 14 सितंबर या 9 नवंबर। तो हम सब जानते हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था संविधान सभा। तालियां बजाइए सभी लोग, और इसीलिए मनाते हैं हिंदी दिवस। आपके लिए प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो तुरंत बता देना 10 जनवरी को। आपके लिए एक और प्रश्न है, आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो बता देना 21 फरवरी को। और आपसे पूछा जाए हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, तब आप आंसर दे देना 31 मई को, सॉरी 30 मई को। तो हमारे सारे प्रश्न यहां आ जाएंगे, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, और पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाते हैं। ठीक है, चलो तो आंसर सी। 68वां प्रश्न बड़ा ही मजेदार है, अरे यावर रहेगा याद किसकी रचना है या कैसी रचना विधि है, ये कोई नाटक है, जीवनी उपन्यास है, तो याद रखना ये यात्रा संस्मरण है, तो आंसर क्या लगा देना, डी लगा देना। अगला प्रश्न बड़ा मजेदार है, 69वां प्रश्न, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, तो रानी केतकी की कहानी, जिसके लेखक भी थे उनका नाम था इंसाल्लाह खां। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 70वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहे हैं, और आधुनिक एकांकी का जनक किसे माना जाता है, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र कुमार, राम कुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट। कमेंट करके बताइएगा आधुनिक एकांकी का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखना आधुनिक एकांकी का जनक जो है वो उदय शंकर भट्ट को माना जाता है। अब हम चलते हैं हमारे 71वें प्रश्न पर। बड़े मजेदार प्रश्न है, लिखा हुआ है आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है। बच्चे कल हमने इनके रचनाकार पूछे थे, विष्णु प्रभाकर जी। किसने लिखी थी ये, तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित यह एक ऑटोबायोग्राफी है, और ये किसके जीवन पर आधारित है, तो शरद चंद्र चटर्जी। तो आंसर आपको ए लगाना है। साथियों 72वें प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है 72वां प्रश्न। खड़ी बोली का मैं एक सर्वनाम है, ठीक है, वो किस बोली में हो जाता है, तो हो जाता है ब्रज में, हो जे कह रहे थे, तो ऑप्शन बी। ये तो मेरी हमारी लोकल लैंग्वेज है, तो ब्रज भाषा वाले समझते हो। 73वां प्रश्न करके दिखाओ, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हम सभी अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसका आंसर गा है, 343 आर्टिकल अनुच्छेद है जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की बात प्रॉपर लिखी हुई है। 74वां प्रश्न लिखा हुआ है, तुलसीदास जी की जो विनय पत्रिका है वो किस भाषा में लिखी है, हमने अभी भी बताई थी आपको, ये प्रश्न आया था पहले भी, फिर से दे दिया है, तो इसको ऑप्शन सी लगा देना। 75वां प्रश्न भी बड़ा शानदार है, उर्दू किस भाषा का शब्द है, मैंने ये भी पढ़ाया है आपको कि उर्दू जो है बच्चे वो तुर्की भाषा का शब्द है, तो आंसर क्या लगा देना, ऑप्शन ए। 76वां प्रश्न करके दिखाइए। 76वां प्रश्न भी क्या शानदार प्रश्न है भाई, आनंद आ गया। जरा 76वां प्रश्न देखिए और बताइएगा आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है मंगल भवन अमंगल हारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भाई ये तो चौपाई है, ये तो चौपाई है। चौपाई को पढ़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा, इसके एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी यहां से लेके यहां तक 16 मात्राएं होंगी। मंगल में अंकी बिंदी है तो 2 मात्राएं, गा और ला छोटे छोटे हैं तो एक एक मात्रा, तो 4 तो इसमें ही हो गई, 4, भवन में 3, 4 और 3 7,
अमंगल में कितनी होंगी? अमंगल में 1 आ की, मंगल की अंक की बिंदी तो 2, और यहाँ पर हो जाएंगी 5, राइट। तो 7 और 5 कितनी होती है? 7 और 5 12, और हारी हा बड़ा है और रा पे भी बड़ी की मात्रा है, तो 4 इसकी हो गई, 12 और 4 16, है ना। तो 16 मात्राएं आप देख सकते हो इसमें है, इसलिए इसको चौपाई कहा गया है। आंसर ए लगा। 76वां प्रश्न देखो, 77वां, इनमें से किस में व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? इस किसे व्यभिचारी भाव कहते हैं? तो मैंने आपको ये पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया हो तो अच्छे से पढ़ लेना, बाकी का मेरी वीडियो भी डली हुई है रसों की, तो वो भी पढ़ लेना। व्यभिचारी भाव को हम संचारी भाव भी कहते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 78वां प्रश्न लिखा है, कूपन किस भाषा का शब्द है? तो कूपन फ्रेंच भाषा का शब्द है। 69वां प्रश्न बच्चे, मीठे का भाववाचक क्या होता है? हम सब जानते हैं मिठास होता है। गलती से भी मिठाई मत लगा देना, मिठाई तो जातिवाचक होती है। मिठाई तो एक वस्तु हो गई जिसको हम खाते हैं, बेटा मिठाई खाई मैंने, लेकिन मिठास क्या महसूस की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भाव। भाव माने क्या होता है? फीलिंग। तो डी लगाना इसका। 80वें प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा? उपकार को मानने वाला क्या होता है? तो कृतज्ञ होता है, और जो उपकार नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं, है ना। जो नहीं मानता, जो उपकार नहीं मानता वो कृतघ्न, और जो उपकार को मानने वाला हो वो कृतज्ञ कहलाता है। एक दो प्रश्न और बचे होंगे। निंदा का विलोम क्या होता है? हम सबको पता है, नहीं पता तो समझिएगा, स्तुति होता है। 82वां प्रश्न करिएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन सा मतलब जोड़ा गलत है? तनुज का तनुजा होता है, यही गलत था। तनुज का क्या होता है? तनुजा। तो आंसर ये लगा देना। छात्र का छात्रा सही लिखा है, ताऊ ताऊ का ताई सही लिखा है, पूज्य का पूज्य सही लिखा है। तो चलिए भाई, आपके आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। गंगा का पर्यायवाची इनमें से भागीरथी है, मंदाकिनी है, सुरसरता है, त्रिवेणी नहीं है। त्रिवेणी का मतलब होता है 3 नदियों का समूह। और ये था आपका आखिरी प्रश्न। इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है? वीर पुरुष में द्वंद्व समास का मतलब होता है दोनों ओर समान हो और डैश लगा हो। तो आंसर डी लगा देना। वीर पुरुष में तो कर्मधारय समास हो जाएगा, सर्वोत्तम में भी, और शोकाकुल में तत्पुरुष समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 84वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी लगाइए, और देखिए 85वां प्रश्न और ले लीजिएगा, बस हो गए काम। सज्जन में कौन सा समास है? तो सज्जन में कर्मधारय समास होता है, क्योंकि सज्जन का मतलब होता है जो अच्छा पुरुष है, सत है जो जन, सत है जो जन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए, एक आखिरी प्रश्न बचा है। भानुदय में बड़ी ऊ की मात्रा आई है, बड़ी ऊ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा हो या बड़े आ की मात्रा हो, वहां हमेशा दीर्घ संधि होती है, तो आंसर बी हो जाएगा। 87वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अद्वितीय कैसे लिखते हैं? तो अद्वितीय ऐसे लिखा जाता है, और ऐसा आंसर मुझे लगता है ऑप्शन ए के अलावा कहीं नहीं है। तो आंसर ऑप्शन ए लगा देना। 88वां प्रश्न, वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। तो चलिएगा, ये आपके समाप्त हुए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही रहे, कितने सही रहे। ठीक है, तो धन्यवाद। जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी।